कैसे बच्चों, दो सवाल है। पहले सवाल में है कि PF2Cl3 और PF3Cl2 दोनों को क्या एक जैसे लिख सकते? अब तुम पूछोगे क्यों लिख सकते, मेरी मर्जी है ना। तो मेरी मर्जी चलती है या नहीं चलती ये देखना है। SO3 हो, POCl3 हो, इनके अंदर P पाई D पाई या P पाई P पाई बॉन्डिंग है या D पाई D पाई बॉन्डिंग है, आखिर ये पता कैसे करते हैं? मॉलिक्यूल फ़ोन करके तो बता नहीं सकता कि उसके अंदर कौन से बॉन्डिंग है, तो आखिर पता कैसे करते हैं? तो ये दो सवाल हैं जिनको एक एक करके डील करते हैं। तो पहला सवाल PF2Cl3 और PF3Cl2 सपोज इस तरीके से लिखा हो, जहाँ पे हमने क्लोरीन की कॉस्पेक फ्लोरीन को इंक्रीज करी, वहाँ पे इम्पैक्ट क्या आना है? एक चीज़ ये हो सकती है कि कोई फर्क नहीं आना, वैसा ही रहना जी, कुछ नहीं होना। दूसरा है कि शायद कोई इम्पैक्ट आना हो। तो पहले ये डिसाइड करते हैं ए या बी, ए या बी, क्या कहते हो? 10 सेकेंड है तुम्हारे पास। हेड तो ए, टेल तो बी। ये आंसर गलत है, सिर्फ और सिर्फ ए सही आंसर है। वैसे ही यहां भी जो दे रखे हैं इस वाली पार्ट में ये तो सही आंसर है, लेकिन ये गलत है। वो सही आंसर है और ये गलत है। तो आखिर ये डिसाइड कैसे करते हैं? अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, दोनों ही केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर डिसाइड कैसे करते हैं कि फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होनी चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं? तो आंसर है कि जो फ्लोरीन शुड बी एट द एक्सियल पोजीशन, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने हैं। कौन सा रूल है? बेंट रूल के नाम से फेमस है। सो व्हाट दे आर टेलिंग, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्युपाई ऑलवेज द एक्सियल पोजीशन अंडर द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने चीज़ें डिसाइड कर रखी है। sp3d है तो कौन सा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने क्या करना है? एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करना है। मगर इस जिद के पीछे कोई लॉजिक है या बस ये आपकी जिद है? आंसर है कि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम कैसी? अभी तक क्या पढ़ा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले कि एक्चुअली ये दो तरीके का sp2 और pd। थोड़ी अजीब सी बात है लेकिन सच है। तुम ये बहस कर सकते हैं कि सच कैसे हो सकता है। आंसर ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इटसेल्फ इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो तो प्रूव हो नहीं सकता। अगर हम किसी को लैब के अंदर प्रूव नहीं कर सकते तो हम उसके ऊपर बहस क्यों करना चाहते? पहले हमें आसान लगा तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को एक्सेप्ट कर ली, हमें लगा कि ये बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, उसे एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर एक पॉइंट के ऊपर लगा कि ना जी ये तो एक्सप्लेन नहीं करता, तो क्या हम उस रूल को वायलेट कर ले? तो दिमाग में पहला सवाल आया वो रूल ही कब था? वो तो हमने ऐसे मजाक में बोल रखा था, रूल कहेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, रूल कहेगा भाई। वो sp3d है ना, आप उसे ऐसा लिख सकते हैं sp2 और pd। ये बातें एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं कर रखी है, ये बातें उन्होंने किसी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं करी। बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने ये तो जरूर कह दिया कि फ्लोरीन को आप फ्लोरीन बिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज गोइंग टू ऑक्युपाई द एक्सियल पोजीशन, बट व्हाई इट शुड ऑक्युपाई द एक्सियल पोजीशन, व्हाई इट कैन नॉट बी पुट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन्स? उसका आंसर नहीं करा, वो छोड़ दिया हमारे लिए। तो यहाँ पे आंसर ये है बच्चों, मासूम से बच्चों, कि उसके पास एक्चुअली दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, एक sp2 और दूसरी pd। बहुत अजीब है लेकिन सच है। ट्रूथ इज इवन स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो यहाँ देखो, ये अपना ये जो दे रखा है एपी, एपिकल पोजीशन, और ये है इक्वेटोरियल। ये 3 हो गए sp2 और ये 2 हो गए pd, ठीक है। तो इनको अगर तुमने ऐड कर दिया तो ये ऐड करके आते हैं ना sp3d। तो पहले यहाँ पे इस वाली बात को समझ लेना है। अब तुम ये कह सकते हैं sp2 की तो हाइब्रिडाइजेशन देख रखी है, उनकी ज्योमेट्री भी मालूम है, pd कैसी होती? pd की फोटो बना रखी है, किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो इसलिए pd की फोटो बना रखी है, ये pd है। अच्छा चलो, अब ये बातें समझ आ गई कि एक्चुअली ये जो हमें सिखा रखा था एक प्लेन होते, वो एक प्लेन नहीं 2 प्लेन होते हैं, ठीक है ना। एक sp2, 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp2 और दूसरी pd। लेकिन इससे प्रूव क्या होते हैं? ठीक है मान लिया, मगर इससे प्रूव क्या होते हैं? इससे प्रूव ये होता कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो pz की साइड पे जाना है, और इनडायरेक्टली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ऑक्युपाई
और फेवर द लेसर एस कैरेक्टर। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतने ही कम एस कैरेक्टर वालों की साइड पे जाएगा। तो अब पीडी में एस कैरेक्टर कितनी है ही नहीं भाई, पीडी में है ही नहीं। अच्छा, फिर तो ये बहुत ही फेमस है, फिर तो ये बहुत ही फेवरेबल सा पार्ट है। तो पीडी के अंदर, यहां पे पीडी के अंदर कुछ है ही नहीं, 0% एस कैरेक्टर है, और इस वाली केस में 33% एस कैरेक्टर है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, इट हैज टू सेलेक्ट बिटवीन 0% एंड 33%, एंड बाय नेचर इट इज गोइंग टू ऑक्युपाई द पार्ट दैट इज हैविंग लेसर परसेंटेज ऑफ एस। सो ऑफ कोर्स द नेचुरल चॉइस बिकम्स पिकल सेंटर वेयर एस इज द 0%। तो ये 0% का खेल है। तो आज कितनी बातें समझ आई तुम्हें? कि दो बातें समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उन्हें हमें एपिकल पोजीशन पे रखना है, और इसके कारण PF3Cl2 वापस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं तो P है, और अपने को एडजस्ट करना है 3 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन। पहले फ्लोरीन एडजस्ट करते हैं, तो फ्लोरीन ने पहली फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, अब थर्ड फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। ये कॉम्बिनेशन सही है, ये सही आंसर है, और ये गलत आंसर है। ये सही कॉम्बिनेशन है और ये गलत कॉम्बिनेशन है। किसी भी कॉस्ट पे फ्लोरीन यहां पे नहीं हो सकता, ये गलत है। एक्चुअली वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी sp2 प्लस pd, ये नई सी बात है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लेसर एस परसेंटेज कैरेक्टर की तरफ जाता है, ये भी नई सी बात है। कि अगर कोई फॉर्मूला दे रखा हो, कैन यू आइडेंटिफाई वेदर दे आर गोइंग टू हैव p पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड, और उसने ये पूछा कि क्या इसके अंदर पाई बॉन्ड है, तो उसका आइडिया तुम्हें यहाँ से लगाना है कि सल्फर के पास 6 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 बॉन्ड बनाए, इसके पास लोन पेयर है, इसे पाई बॉन्ड की जरूरत क्या है, इसे पाई बॉन्ड की जरूरत क्या है? तो ये नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर बच जाते हैं। पाई बॉन्ड बन सकती है कोवेलेंट बॉन्डिंग से, पाई बॉन्ड बन सकती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग से। तो पाई बॉन्ड तब तक नहीं जनरेट हो सकती जब तक कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड ना हो गए हो, जब तक कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ना हो गए हो। यानी 2, 3, 4 जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर तो नहीं बनते। कब बनते हैं? जब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो तो बन जाते हैं। और अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो पॉलीडेंटेट है, बाइडेंटेट है, उनके साथ चीज़ें हो सकती है। तो इस वाली केस में ऑक्सीजन है, पॉलीडेंटेट है, मतलब बेसिकली बाइडेंटेट है, तो CO2। अब जो तुमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है ना, वो क्या पढ़ी है इसकी? हाइब्रिडाइजेशन sp तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट कर रहा हूं, तो sp ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है। पाई बॉन्ड कैसे बना? एक के साथ एक फ्री का ऑफर तो है नहीं कि तुमने सिग्मा बना ली और पाई अपने आप ही बन जाना है। भाई पाई की क्या लॉजिक है? तो पाई की लॉजिक है, यहाँ पे बिना किसी चीज को वेरीफाई करे कह सकते हैं कि इट्स पी पाई। कैसे मालूम? भाई ना तो कार्बन के पास डी है, ना ही ऑक्सीजन के पास डी है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो पाई बॉन्ड बनी नहीं, और अगर बनी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, इट्स बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग बिटवीन पी पाई एंड पी पाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि वो पी पाई है, लेकिन अगले मॉलिक्यूल में ये सर्टेनिटी काम नहीं करनी। In spite of having a lone pair, it is bonded to an atom which is bidentate in the nature, or that needs 2 electron. That needs 2 electron. It means कम से कम एक तो पाई बॉन्ड हो गई होगा। अब जो एक पाई बॉन्ड है वो पी पाई है, टी पाई है, पी पाई है। पॉसिबिलिटीज है, दोनों के पॉसिबिलिटीज है। तो हमने इस पूरे वीडियो के अंदर यही फाइंड आउट करना है कि मॉलिक्यूल देख के कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर पी पाई का कॉन्सेप्ट काम भी करता है या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो उसने पूछा हो SF6, इसके अंदर कोई भी पी पाई या किसी भी तरह का पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास फ्लोरीन मोनोडेंटेट है, ये कभी 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, और अगर इसने 2 बॉन्ड बनाए नहीं तो पाई कहां से आ गई? लेकिन अगर उसने ऐसा पूछा SO3, उसने पूछा SO2, तो इसके आंसर अलग हो जाने हैं। SO3 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ होनी चाहिए, लेकिन SO2 के पास एक लोन पेयर है। इसके बाद भी क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बन गए दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो हमें इस बात को एंडोर्स करना होगा, स्थापित करना होगा तथ्यों के साथ कि इनमें से कौन सा पी पाई डी पाई है, कौन सा पी पाई है। एक संभावना ये है कि दोनों के दोनों पी पाई हों।
ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसे डिटेल्स में देखते हैं आखिर ये डिसाइड कैसे होता। तो सपोज एक एग्जाम्पल पकड़ ली POCl3, सपोज एक एग्जाम्पल पकड़ ली POCl3। तो मैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि इसमें बॉन्ड कितने हैं। एक तो इसके बॉन्ड 5 के 5 है, लेकिन इन 5 में 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, इन 5 में 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, और एक पाई बॉन्ड है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो बाय डिफॉल्ट भी हम कह सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अदरवाइज तुम फॉर्मूले से निकाल सकते, फास्फोरस के लिखा 5, ऑक्सीजन काउंटर नहीं कर सकते, 3 मोनोवैलेंट डिवाइडेड बाई 2, आंसर है sp3। लेकिन ये sp3 जब कभी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे तो हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स सिग्मा बॉन्ड ओनली। सिग्मा बॉन्ड ओनली। हाइब्रिडाइजेशन से पाई बॉन्ड का कोई लेना देना है नहीं। तो अब हमें वापस सोचना है कि इसने काम कैसे करा होगा। बड़े सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जानी है, तो हमने 2 एग्जाम्पल डील करना है, एक तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाली केस में इस बात को लेके अपनी एग्रीमेंट है कि इसके पास टोटल 5 बॉन्ड है, हमें 5 ऑर्बिटल्स चाहिए और वो sp3 है। तो क्या करा, सबसे पहले फास्फोरस की ग्राउंड स्ट्रक्चर लिखी। तो फास्फोरस के पास ग्राउंड स्ट्रक्चर में क्या है भाई, इसके लास्ट में क्या है 3s2 3p3, बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बनाई और यहां पे एक डी सबसेल भी क्रिएट कराओ, यहां पे एक डी सबसेल भी क्रिएट कराओ। इसके इलेक्ट्रॉन कितने 2 1 3। हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं भाई, हमें तो 4 सिग्मा ही चाहिए, 4 सिग्मा चाहिए और एक पाई बॉन्ड चाहिए। तो कम से कम 4 तो हाफ फील्ड होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। अपने पास टोटल 5 बॉन्ड्स है तो आइडियली 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अभी 3 है तो हमने इसे उठा के बाहर फेंक दिया। तो अब ये हमें कैसा दिखेगा, अब ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 एंड 1। ये ऐसे, ये P है और ये D है। हमने पता है, हमें ये मालूम है कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे पहली POCl3 है ना, इस वाली केस में क्या है POCl3 है। तो एक Cl यहाँ पे निकाली, दूसरी Cl इस वाली साइड पे, तीसरी Cl इस वाली साइड पे। लेकिन अब ऑक्सीजन बच गई, ऑक्सीजन के साथ मामला फंस गया। कैसे फंसा, ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैपिंग से बनी है। तो हमने इस वाली पार्ट को भी यूज करा ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, ये जो पाई बॉन्ड है किसके साथ, विथ ऑक्सीजन, किसकी, फास्फोरस की। इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं। तो अब क्या होना है, फास्फोरस के इस इस फास्फोरस के पास जो डी इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के मतलब ये ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से ये फास्फोरस के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। और इसने जो बॉन्ड बनाई वो p d है, p d है। बेशक अगर उसने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करा हो तो d p लिखेंगे, उसने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं करा हो तो p d लिख सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम d p नहीं बोलते, p d बोल रहे होते। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, उसने वर्ड यूज करा रिस्पेक्टिवली, तो तुम्हें ये देखना होगा पहले उसने किस एटम के बारे में बात करी और फिर उसके बाद किसके बारे में बातें करी। तो यहाँ पे हमें 5 बॉन्ड्स बनाने थे तो हमने 5 ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करे। 4 सिग्मा बॉन्ड थे तो जो 4 सिग्मा बॉन्ड थे वो तो यहाँ पे ही कवर हो गए, एक S और 3 P, 1 + 3। तो यहाँ पे ही चीज़ें कवर हो गई। जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, सपोज sp3d, इसका मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड है, sp3d2 इसका मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड है, और इसके बियॉन्ड जो बच गए वो पाई बॉन्ड है।
जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहे वो हमेशा एक तो सिग्मा बॉन्ड होनी है, और वो वही जो बाकी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 है तो उसकी भी sp2 होनी है, sp3 है उसकी भी sp3 होनी है, लेकिन जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो d पाई p पाई एसेंशियली होना है। ठीक है, अब आते हैं उस वाली सवाल पे जो कभी किसी एग्जाम के अंदर पूछ रखा है। यहां पे S3O9, इसने एक वर्ड यूज करा S3O9। ये सोचकर थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर एनसीईआरटी के अंदर वर्ड मेंशन करा है। एनसीईआरटी के अंदर इसने लिखा है कि SO3 के ट्राइमर है, SO3 के ट्राइमर है। क्या भाई? SO3 के ट्राइमर है। तो अगर हमने SO3 के स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर ली, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा, जब भी हो सकता है, या फिर हम इस वाले मॉलिक्यूल की प्रिसाइज स्ट्रक्चर जानते हो, तो ये कुछ बेंजीन रिंग की जैसे है। लेकिन हाँ, इस बार बेंजीन में कार्बन की जगह ऑक्सीजन और सल्फर है। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड डाल दो इसके अंदर भी, सॉरी, जहां भी सल्फर है वहां पे डबल बॉन्ड डालनी है हमें। ये चेक कर लो, सारे के सारे ऑक्सीजन आ गए या कुछ और ऑक्सीजन डालनी है। तो अभी तक यहाँ पे कितने 3 और 3 6, तो हमें और भी ऑक्सीजन डालने हैं। ये हो गए। बाकी जो रिंग के अंदर है वो सिग्मा बॉन्ड है, रिंग के जो बाहर है वो पाई बॉन्ड है। सल्फर के 6 से ज़्यादा बॉन्ड होनी नहीं चाहिए, ये भी देखो। तो सल्फर के 6 से ज़्यादा बॉन्ड है नहीं। पहले इंडिविजुअल लेवल पे करते, फिर वापस इस वाली पार्ट के ऊपर आते हैं। सल्फर की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। अगर इनकी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ करी तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिख जाने हैं। तो ये हो गए 4। हमें बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? हमें बॉन्ड्स बनाने हैं 6। हमें तो 6 बॉन्ड बनाने हैं। कैसे मालूम? भाई सल्फर के SO3 के अंदर में 6 बॉन्ड है, और ये 6 बॉन्ड में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ओवरलैपिंग, sp2 ऑफ सल्फर एंड sp2 ऑफ ऑक्सीजन। sp2 सल्फर के भी है और sp2 ऑक्सीजन के भी है। इनके ओवरलैपिंग से ये कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो है पाई बॉन्ड के साथ, जो 3 पाई बॉन्ड है। अब वो 3 पाई बॉन्ड आएंगे कहाँ से? तो पहले इस वाली इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करा इस वाली साइड पे। अब कितने बन गए अपने पास? 5। लेकिन अपना काम 5 से नहीं होना है, अपना काम तो 6 से होना है। तो इसे भी प्रोजेक्ट करा। अब ये चीज़ें हमें इस तरीके से दिखनी है। इसकी विजिबिलिटी कुछ इस तरीके से है। 1 + 3 + 2 हो गए 6। हमें ये पता है sp2, ये है जी sp2, ये है sp2। ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाई। कैसे बनाई होगी? तो यहाँ पे कोई और एलिमेंट है नहीं, ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड, और इन्हीं 3 ऑक्सीजन के 3 पाई बॉन्ड भी है। तो पहली पाई बॉन्ड इसने जनरेट करी वो इस वाली साइड पे है। जो इसने पहली पाई बॉन्ड जनरेट करी उसमें ऑक्सीजन के भी 2 p पाई और सल्फर के भी p ऑर्बिटल है। तो इसे कह सकते हैं p पाई ओवरलैपिंग। लेकिन इस वाली साइड पे कहानी में ट्विस्ट है। इसमें सल्फर के d है और ऑक्सीजन का p है। तो ये d पाई p पाई या फिर p पाई d पाई बॉन्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उनमें से 2 पाई बॉन्ड्स हैं p पाई d पाई, और 1 पाई बॉन्ड है p पाई p पाई। तो इसके पोस्टमार्टम कर दिए, है ना, कौन से बॉन्ड कहाँ पे है। अब ये जरूरी क्यों है? भाई ये जरूरी इसलिए है कि कई बार वो ऐसे सवाल पूछते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी रटी रटाई इन्फॉर्मेशन को रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो एक यूजलेस चीज़ है, जो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर हमने SO3 को यूनिट मान के 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये आंसर आना था। अगर हमने SO3 को यूनिट मान के ये चीज़ें करी तो ये आंसर आना था। क्या ये आंसर सही है? ऐसे तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो अब क्या करें? तो इसका ये मतलब है कि अगर हमने सिर्फ SO3 के स्ट्रक्चर के ऊपर इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश की तो गलत आंसर है। तो हमें इसके स्पेसिफिक ऑप्शंस के ऊपर जाना होगा। 3 p पाई है
और 3p पाई d पाई है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारी चीजें तो डिस्कस करी। अब ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दिया, ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब ये आंसर तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर तुम्हें आंसर लिखना है।